हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली काइजू नंबर 8 एनिमे का सीजन 2 आ चुका है और इसका सीजन 1 जो था वो 2024 के वन ऑफ द पीक एनिमे में से एक था और इसका सीजन 2 भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर काफका और मीना छोटे होते हैं और वो लोग कहीं भाग कर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर काइजू का अटैक हो जाता है जिस वजह से आसपास की सभी जगह तबाह होने लगती है और ये देखकर मीना काफी ज्यादा डर जाती है और काफका इसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी यहाँ पर डिफेंस फोर्स की काफी सारी गाड़ियां आ जाती हैं उस काइजू से लड़ने के लिए और तभी इन दोनों पर भी एक बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है जिस वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और काफका मीना को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी काफका देखता है कि डिफेंस फोर्स के सभी लोग इसकी तरफ गन ताने खड़े थे और साथ ही यहाँ पर उसकी क्लीनिंग डिवीजन की टीम भी मौजूद थी और काफका देखता है कि वो भी अब अपनी काइजू फॉर्म में आ चुका होता है और मीना भी अपने वेपन से इस पर अटैक करने वाली होती है और वो कहती है कि काफका ही बीनो या फिर काइजू नंबर 8 तुम्हारा खेल खत्म समझो। और इसके बाद वो सभी लोग इस पर अटैक कर देते हैं और काफका भी इन सभी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी काफका की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस काफका का सपना था। और इसके बाद हमें थर्ड डिवीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी जगह काफी ज्यादा तबाह हो चुकी होती है और जिन्होंने भी इसका सीजन 1 देखा है उन सभी को पता होगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई थी। खैर मीना आशिरा भी यहाँ पर मौजूद होती है और साथ ही यहाँ पर वॉइस कैप्टन होशिना भी आया होता है और वह मीना से कहता है कि यहाँ की तबाही काफी ज्यादा खतरनाक थी, तो इस जगह को ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और साथ ही वो इसे काफका के बारे में भी बताने लगता है कि 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं काफका के बारे में डिसीजन लिए हुए, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी वो सेल में कैद है। तो इसके बाद हम इहारू और रेनो इचिकावा को देखते हैं जहाँ ये दोनों ही न्यू यूनिट को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होते हैं और जैसा कि हम लोगों को सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें ये पता चला था कि थर्ड डिवीजन के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को अलग अलग यूनिट्स में डाला जा रहा है और आज इन दोनों का पहला दिन होता है न्यू यूनिट में। और इहारू रेनो से कहने लगता है कि पता नहीं कि आप काफका सर डिफेंस फोर्स में वापस आने के बाद दोबारा से नॉर्मल मेंबर की तरह काम कर भी पाएंगे या नहीं, जिस पर रेनो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे याद पड़ता है कि जब काफका पहली बार काइजू बना था तो उसने मुझसे एक मासूम सा सवाल किया था कि अब मेरा क्या होगा और क्या मैं अब अपने इस काइजू वाले चेहरे के साथ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर भी पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर इहारू भी हंसने लगता है और रेनो कहता है कि वो जरूर वापस आएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो इसके बाद हमें डिफेंस फोर्स के 4th डिवीजन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मात्सुमोटो बेस का सीन, जहाँ ये दोनों आज से ज्वाइन करने वाले होते हैं और रेनो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि अगली बार मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफका सर को काइजू ना बनना पड़े। तो इसके बाद हम इहारू शिनोबिया को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर 1st डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए आई होती है और वो भी यहाँ बैठकर यही सोच रही होती है कि वो भी खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि काफका को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काइजू ना बनना पड़े। खैर इसके बाद 1st डिवीजन का वॉइस कैप्टन एजी हेसिगावा यहाँ पर आकर उसे कैप्टन के ऑफिस ले जाने लगता है और किकोरू सोच रही होती है कि 1st डिवीजन काफी ज्यादा पावरफुल डिवीजन है और यहाँ तक कि जब वो यूएसए में थी तो वहाँ भी ये डिवीजन काफी ज्यादा फेमस थी, तो ये जगह उसके लिए बेस्ट होने वाली है अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। किकोरू कहती है कि फाइनली मैं जापान के सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली हूँ। वैसे जिस तरह से हमने इसकी तारीफ सुनी है तो ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ये भी मीना आशिरो की तरह ही स्ट्रिक्ट और सीरियस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये तो एक बुद्धू जैसा लग रहा होता है और वीडियो गेम खेलने में मसरूफ होता है और इन लोगों को देखता तक नहीं है। जिसके बाद वॉइस कैप्टन इसे एक जोरदार लात मारकर उठाता है और इस वजह से इस बेचारे का PS5 भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि ये बंदा तो एक नंबर का नमूना होता है और इसने अपने रूम की हालत ही बिगाड़ कर रखी होती है और सब चीजें यहाँ वहाँ फैलाई होती हैं। तो वॉइस कैप्टन इसे इसका रूम साफ करने का कहता है, जिस पर यह मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे बाद में साफ कर लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर डिफेंस फोर्स के काफी सारे लोग आ जाते हैं और इसके रूम की सफाई करने लगते हैं, जिस पर यह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे छोड़ दो, मैं खुद ही सब चीजें साफ कर लूंगा, तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। और इसके बाद फिर से वो इसे एक जोरदार लात दे मारता है। भाई मतलब कैप्टन है यार, थोड़ी सी तो इसकी इज्जत होनी चाहिए ना। एनीवेज एजी उसे उसकी शर्ट से पकड़ कर ले आता है किकोरू से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और वो कहता है कि ये हमारा कैप्टन है और इसका नाम है नारुमी। वैसे ये सीन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था, जिस तरह से उसने इसे शर्ट से पकड़ रखा होता है। तो इसके बाद नारुमी भी किकोरू से कहता है कि अच्छा तो तुम हो इसाऊ की डॉटर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बाद किकोरू भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और तभी यहाँ पर काइजू का अलर्ट बजना शुरू हो जाता है, मतलब कि कहीं आसपास ही काइजू का अटैक हुआ है। तो इसके बाद 1st डिवीजन के सभी लोग काइजू को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं और हम देखते हैं
कि ये एक बहुत बड़ा काइजू होता है जो कि समंदर से बाहर आता है और ये दिखने में बिल्कुल ही गोडजिला की तरह लग रहा था। तो ये लोग इस पर अपने सभी टैंक्स और मिसाइल्स वगैरह से इस पर अटैक करते हैं ताकि ये लोग उसे सिटी से दूर रख सकें, लेकिन इन सभी के अटैक्स का उस पर कुछ खास असर नहीं होता और इसके बाद फिर से यह पानी के अंदर चला जाता है और सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और इस वजह से एक ब्रिज भी टूट जाता है और इसलिए अब नारुमी अपनी टीम से प्लान को चेंज करने का कहता है। वो सब लोग इस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करेंगे ताकि ये सिटी की तरफ ना जा सके और फिर से ये लोग इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग इस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं और ये देखकर किकोरू भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि ये सब लोग अपनी सूट की 40% पावर का यूज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से ये लोग इस काइजू को सिटी से दूर रखने में भी कामयाब हो पा रहे हैं। तो इसके बाद नारुमी खुद इस काइजू पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो किकोरू से कहता है कि उसे मैनर्स, क्लीनलेस, हार्डवर्क और ग्रेस वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है, उसे बस एक ही चीज से मतलब है। और ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देता है और अपने एक बहुत बड़े वेपन से सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके बस एक ही अटैक से वो काइजू फट जाता है और उसके खून से सभी जगह बारिश होने लगती है। और इसके बाद नारुमी कहता है कि उसे बस एक ही चीज से मतलब है और वो है पावर। और ये देखकर किकोरू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहां अब नारुमी अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ उससे भी बड़ी फोटो मीना की लगी होती है। तो ये देखकर वो जेलस होने लगता है और कहता है कि ये सब क्या है, मैंने इतने बड़े काइजू को हराया है लेकिन फिर भी सभी जगह बस मीना की ही फोटो लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नहीं बल्कि इसने हराया हो उस काइजू को। इसे देखकर किकोरू कहती है कि ये तो एक नंबर का नमूना है, जापान का सबसे पावरफुल पर्सन होने के बाद भी ये अपना नाम न्यूज में ढूंढ रहा है। कह रहा है इसके बाद उसका फोन बजने लगता है लेकिन ये उसे इग्नोर कर देता है। तो किकोरू से कहती है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो ये कहता है कि ये इसाओ का फोन होगा और वो मुझे मीटिंग में चलने का कह रहा होगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भला क्यों अपना टाइम को जाया करूं इन सब फिजूल की मीटिंग्स में। और तभी फिर से यहाँ पर एजी आकर उसे एक जोरदार लात दे मारता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में होने वाली है तो तुम्हें चलना होगा। खैर इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अभी भी एक सेल में बंद होता है और वो कह रहा होता है कि 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसके बाद डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर्स आकर काफका को डायरेक्टर इसाओ के रूम में ले जाते हैं जहाँ पर नारुमी और रिकोरू भी आए हुए थे। तो इसके बाद डायरेक्टर इसाओ काफका से कहता है कि वो इसे फर्स्ट डिवीजन में डालने वाला है। तो इसका मतलब है कि अब से स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू ऑफ हिस्ट्री और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू फोर्स इन जापान दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो इसके बाद ये डिवीजन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये किसी भी पावरफुल एनिमी को आसानी से हरा पाएंगे। और वो काफका से कहता है कि काफका तुम अपनी वर्थ को प्रूव करो अपने नेक्स्ट मिशन में और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी इस डिफेंस फोर्स में कोई भी जगह नहीं बनेगी। काफका कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तभी नारुमी कहता है कि वो इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि फर्स्ट डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे बस खुद पर ही भरोसा है और वो कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तो तभी डायरेक्टर इसाओ कहता है कि रुको, क्या तुम्हें पता है कि काइजू नंबर 9 भी खुद को ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेता है और काइजू नंबर 10 ने भी पूरी प्लानिंग करके डिफेंस फोर्स पर अटैक किया था। तो इसका मतलब है कि अब काइजूस बदल रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं और अगर हमने खुद को बेहतर नहीं बनाया तो काइजूस हम पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये सुनकर नारुमी कहता है कि इसका मतलब है कि आपको अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि आप इस काइजू नंबर 8 से ही मेरे लिए एक वेपन बनवा दें तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो इस पर काफका कहता है कि कैप्टन नारुमी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी उन सब लोगों के किए गए प्रोमिस को पूरा करना है जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस पर नारुमी कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारे प्रोमिस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुम अपनी असल स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ और अगर तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा और तुम्हारा वेपन बनाकर उसे यूज करूंगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और इसके कुछ देर बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ अचानक से ही एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने लगता है और जमीन फटने लगती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।